हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे जो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है ये सिस्टम है, एक सिस्टम ऑफ व्हाट, सिस्टम ऑफ शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यूज। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं, दैट इज शेयर्ड, यानी कि दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वर्कर्स हैं सभी वो बिलीव्स एंड वैल्यूज को फॉलो करते हैं, वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसलिए कहा जाता है शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यूज। और ये डेवलप होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों के बिहेवियर को गाइड करता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफरेंट होता है। अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस कल्चर से आ रहे हैं कि जब भी कोई ओकेशन होगा, सपोज विमेंस डे होगा, तो अपने फीमेल एम्प्लॉयज को वो कुछ गिफ्ट देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का वो कल्चर अभी अडॉप्ट कर रहे हैं। और जैसे और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हैं, आप जब भी कंपनी जा रहे हैं, तो आपको रिपोर्ट करना होगा किसी पर्टिकुलर पर्सन को अटेंडेंस बनाने के लिए। या किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये कल्चर होगा कि आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना है। तो ये उन लोग का अलग अलग सिस्टम होता है जो सभी मेंबर्स जो है वो फॉलो करते हैं। तो ये जो कल्चर है वो आपका वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी, कंट्री टू कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो कंट्री टू कंट्री भी वैरी करता है। हमारा इंडिया का कल्चर कुछ और है, हमारा पहनने ओढ़ने का तरीका, हमारा खाने का स्टाइल, हमारा बात करने का तरीका, ये सारा डिफरेंट है, हमारा कल्चर अलग है। और यही अगर आप जापान में जाए तो उन लोग का अलग होगा, उन लोग का पहनने का तरीका अलग है, उन लोग का खाने का चीज अलग है, तरीका अलग है और सिस्टम अलग है। तो इस तरीके से कल्चर जो है ये वैरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी भी और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी। तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, पहनने से रिलेटेड भी हो सकता है, ड्रेस कोड को से लेकर बोल सकते हैं, कुछ वैल्यू सिस्टम को लेकर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी डिपेंड करता है। और आपके फैमिली में भी कल्चर जो है वो अलग होता होगा। किसी फैमिली में कुछ कल्चर होता है कि सुबह इतने बजे उठना है, ये काम करना है, वो बाकी मेंबर्स फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही फैमिली टू फैमिली भी कल्चर जो है वो अलग होता है। तो ये डिपेंड करता है हर एक इन्वायरमेंट पे कि उस इन्वायरमेंट पे, उस जगह पे कल्चर कैसा है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को कॉर्पोरेट कल्चर भी कहा जाता है। So, according to Charles O. Redley, organizational culture is the set of assumptions, beliefs, values, and norms that are shared by an organization's members. तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऐसा सेट ऑफ एजम्पशंस होता है, बिलीव्स होता है, वैल्यूज होता है या नॉर्म्स होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स शेयर करते हैं। सभी लोग ये वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स, एजम्पशंस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सजेस्ट किया गया है बाय विल्डरसन एंड पीटरसन। पहला है रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन, द डिग्री टू विच एम्प्लॉइज आर इनकरेज्ड टू बी इनोवेटिव एंड रिस्क टेकिंग। तो कितने एक्सटेंट तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में उनके एम्प्लॉयज को इनकरेज किया जाता है सो दैट उन लोग इनोवेटिव रहे एंड रिस्क को ले। दूसरा है पीपल ओरिएंटेशन, the degree to which management decisions take into consideration the effects of outcomes on people of the organization। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एक्सटेंट तक अगर उन लोग डिसीजंस लेते हैं कुछ भी मैनेजमेंट का, वो ये ध्यान में रखते हुए करते हैं कि उसका जो आउटकम होगा, उसका जो इफेक्ट होगा, वो उनके एम्प्लॉयज पे कैसा होगा, यानी कि उनका जो डिसीजन है वो एम्प्लॉय फ्रेंडली हो गया या नहीं। तो एम्प्लॉयज को कंसिडर करके उन लोग डिसीजंस लेते हैं या नहीं, या कितने एक्सटेंट तक ये चीज को ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजंस को लेते हैं। देन है आउटकम ओरिएंटेशन, the degree to which management focuses on results rather than on techniques and processes used on achieving those results। तो कितने एक्सटेंट तक कोई भी मैनेजमेंट फोकस करते हैं रिजल्ट्स पे, यानी कि जो आउटकम है उसका, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्या टेक्निक है, क्या प्रोसेस के थ्रू आप वो रिजल्ट को अचीव किए हैं, उस पे ज्यादा फोकस करते हैं या फिर उन लोग रिजल्ट पे फोकस करते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन पे।
Then है team orientation, the degree to which various organizational activities are organized on team basis rather than individual basis. तो कुछ भी activities है जो organization में वो किसके बेसिस पे उन लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और किस एक्सटेंट तक उन लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टीम रादर देन इंडिविजुअल बेसिस. Next है attention to detail, the extent to which employees are expected to exhibit analysis and attention to detail. तो कितने एक्सटेंट तक जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन पे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन लोग एनालाइज करें और ध्यान दे डिटेल्स पे. फिर है stability, the extent to which the organization emphasizes in maintaining status quo rather than change. तो कितने एक्सटेंट तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एम्फोसाइज करते हैं कि अपना जो स्टेटस है उसको मेंटेन करे इन स्पाइट ऑफ चेंज. फिर है aggressive, the extent to which people in the organization are aggressive rather than easy going. तो कितने एक्सटेंट तक कितने डिग्री तक ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उन लोग एग्रेसिव है रादर देन इजी गोइंग, यानी कि उन लोग इजी गोइंग है या फिर एग्रेसिवनेस है उनके अंदर. तो ये भी वैरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन पे, और यही इसी अकॉर्डिंग जो कल्चर है वही बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके का है. आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर. तो पहला है डोमिनेंट कल्चर एंड सब कल्चर्स. तो डोमिनेंट कल्चर में ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज होता है जो कि शेयर्ड होता है बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मेजॉरिटी लोग इसको शेयर करते हैं, इस वैल्यूज को फॉलो करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है डोमिनेंट कल्चर. और इसका मैक्रो व्यू होता है, ये कल्चर जो है ये वैल्यूज जो है ये लोगों को डे टू डे बेसिस पे इनके बिहेवियर को गाइड करते हैं. फिर आता है सब कल्चर. सब कल्चर ये ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज होता है जो स्मॉल मिनॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स शेयर करते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग ये सेट ऑफ वैल्यूज को फॉलो करते हैं, वो होता है सब कल्चर. फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक कल्चर है जो सब कोई फॉलो करेंगे, ठीक है, और सब कल्चर में हो जाएगा उसका कोई डिपार्टमेंट फॉलो करेगा. सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट का अलग कुछ सब कल्चर होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कुछ और होगा, फाइनेंस का कुछ और होगा, तो वो होगा सब कल्चर्स. तो सिंपल एग्जांपल में अगर देखें तो कॉलेज में यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म इज कंपलसरी, वो हो गया डोमिनेंट कल्चर कि सबको यूनिफॉर्म पहनना है. सब कल्चर होगा इस डिपार्टमेंट को ये यूनिफॉर्म पहनना है, इस कलर का यूनिफॉर्म पहनना है, मतलब यूनिफॉर्म कॉमन है, बॉयज को पैंट शर्ट और गर्ल्स को स्कर्ट शर्ट. या फिर दूसरे कॉलेज का कल्चर होगा बॉयज को पैंट शर्ट और गर्ल्स को कुर्ता पैजामा, ठीक है, कुर्ता पहनना है उनको. तो ये कल्चर हो गया, डोमिनेंट कल्चर हो गया. और सब कल्चर हो गया डिपार्टमेंट वाइज कलर अलग अलग, साइंस डिपार्टमेंट का अलग कलर, कॉमर्स डिपार्टमेंट का अलग कलर, तो ये हो जाता है सब कल्चर. तो यही होता है डोमिनेंट एंड सब कल्चर. नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड वीक कल्चर. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है या फिर वीक हो सकता है. अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्ट्रॉन्ग है यानी कि वहाँ का वैल्यूज, वहाँ का लीडरशिप, वहाँ का बिलीव्स, एथिक्स, एटीट्यूड्स काफी स्ट्रॉन्ग है और उसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है लोगों के बिहेवियर पे, यानी कि लोग बहुत हाई डिग्री पे शेयर करते हैं ये कल्चर को, सभी लोग काफी स्ट्रांगली फॉलो करते हैं वो वैल्यूज को, वो बिलीव्स को, वो सिस्टम्स को, तो इसलिए कहा जाता है स्ट्रॉन्ग कल्चर है. और जो वीक कल्चर है वो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है वो वीक रहता है, वो बिल्कुल ऑपोजिट रहता है स्ट्रॉन्ग कल्चर से. यहाँ पे लोगों के बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, उन लोग कल्चर को फॉलो नहीं करते उतना ज्यादा. फिर है मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक कल्चर्स. तो ये जो मैकेनिस्टिक टाइप ऑफ कल्चर है यहाँ पे वैल्यूज ऑफ ब्यूरोक्रेसी एग्जिबिट करता है, यानी कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो काफी स्ट्रिक्ट रहता है एंड वो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड रहता है, वो वेल डिफाइंड रहता है, यानी कि जो अथॉरिटी है वो फ्लो करता है फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट. लोअर लेवल वालों को वही करना रहता है जो उन लोग को डिमांड किया गया है, जो हायर अथॉरिटी बोले हैं वही उनको करना पड़ता है, उनको ऑर्डर्स फॉलो करना रहता है. और यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल्स है वो भी प्रिस्क्राइब्ड रहते हैं और इसलिए इसको कहा जाता है कि ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. फिर आता है ऑर्गेनिक कल्चर. तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है मैकेनिस्टिक कल्चर से,
बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन चैनल्स प्रिस्क्राइब्ड नहीं रहता है, कोई बाउंड्रीज नहीं रहता है डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज की, हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा और लोअर लेवल कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते हायर लेवल को, ऐसा कुछ नहीं रहता है। यहाँ पे टीम वर्क रहता है, यहाँ पे लोग अपने कलीग्स से, अपने मैनेजर्स से बात करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है और चेंजेस एंड इनोवेशन भी आता है। यहाँ पे लोग न्यू चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैकेनिस्टिक में ऐसा नहीं था, वहां पे रिजिड रहता है हर चीज। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, चेंजेस के लिए ओपन रहते हैं यहाँ पे लोग, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है और यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो भी ओपन रहता है, यानी कि फ्री रहता है, कोई ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड नहीं रहता है। और यहाँ पे लोग मिलकर टीम वर्क के साथ डिसाइड करते हैं एंड गोल्स को अकम्प्लिश करते हैं। नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन एंड पार्टिसिपेटिव कल्चर्स। तो जो अथॉरिटेरियन कल्चर है उसमें पावर है वो सेंट्रलाइज्ड रहता है, यानी कि सारा पावर एंड अथॉरिटी रहता है लीडर के पास। लीडर जो भी ऑर्डर्स देंगे सबऑर्डिनेट्स को वो फॉलो करना पड़ता है, वो सबऑर्डिनेट्स को वो सारा चीज करना पड़ता है जो उनके लीडर्स कह रहे हैं। और अगर वो फॉलो नहीं किए, वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किए, तो सबऑर्डिनेट्स को पनिशमेंट दिया जाता है। तो इस कल्चर में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सभी वर्कर्स को मेंटेन करना होता है। और ये बेसिकली इस एजम्पशन पे बेस्ड है ये कल्चर, अथॉरिटेरियन कल्चर, कि जो लीडर्स है उन लोग जो भी डिसीजन लेंगे वो अच्छा ही लेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में ही होगा वो डिसीजन। फिर आता है पार्टिसिपेटिव कल्चर्स। तो ये कल्चर में जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है पार्टिसिपेटिव, यहाँ पे वर्कर्स को इनकरेज किया जाता है कि वो लोग पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में। और यहाँ पे सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं और उसी अकॉर्डिंग काम करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि जो लीडर्स कह रहे हैं, जो लीडर्स जो भी ऑर्डर्स इम्पोज कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स पे उनको वो करना है, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों ही मिलकर बात करते हैं, मिलकर डिसाइड करते हैं और काम करते हैं उसी अकॉर्डिंग। फिर है नेशनल कल्चर वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो हमेशा इन्फ्लुएंस होता है बाय द कल्चर ऑफ द लैंड ऑन विच इट इज ऑपरेटिंग। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस होता है बाय द नेशनल कल्चर। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी है, तो वो जो फॉरेन कंपनी है उसको अपना कल्चर ये ध्यान में रखते हुए बनाना होगा कि उस कंट्री का कल्चर क्या है। अगर उस फॉरेन कंपनी को हॉलीडेज देना है अपने एम्प्लॉयज को, तो वो अपने कंट्री के कल्चर के अकॉर्डिंग हॉलीडेज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो उनका उस कंपनी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लैंड क्या है, वो कंपनी का लैंड है इंडिया, वो इंडिया में एग्जिस्ट करता है वो कंपनी। तो इंडियन कल्चर जो है, इंडिया में जिस तरीके का हॉलीडेज दिया जाता है, जब दिया जाता है, उसी अकॉर्डिंग वो फॉरेन कंट्री कंपनी को अपना हॉलीडे लिस्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वही है, अगर कभी भी क्लैश होगा बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड नेशनल कल्चर, तो हमेशा नेशनल कल्चर विल विन, वही एग्जिस्ट करेगा, वही प्रिवेल करेगा। सो यही तक था आज के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू एवरीवन।